गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध रोटी बेटी से लेकर वर्तमान में सामरिक और आर्थिक संबंधों तक व्याप्त हैं, लेकिन उनमें वर्तमान में जो तनाव या विवाद की स्थिति देखी जा रही है, वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें नेपाल के इतिहास और भूगोल को समझना होगा। भारत और नेपाल एक सिक्के के दो पहलू हैं और नेपाल भारत से लगभग 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है और भारत के 5 राज्यों से लगता है। 5 राज्य यानी पश्चिम में नेपाल, पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा बनाता है। एक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रचलित नेपाल चीन और भारत के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में इसकी भूमिका है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तरी नेपाल एक हिमालयी क्षेत्र है जो निर्जन और वीरान क्षेत्र है, जहां पर संसार की सबसे ऊंची चोटियां यानी माउंट एवरेस्ट के अलावा अन्य ऊंची चोटियां हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र तराई क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसी दक्षिणी क्षेत्र को ही नेपाल के अर्थतंत्र की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ नेपाल कहा जाता है। जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें भारतीय मूल के मधेसियों का एकाधिकार है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में गोरखा, शेरपा और भूटिया जाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में नेपाल महाकाली नदी से पश्चिम में, पूर्व में मैची नदी तक विस्तृत है। इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर नजर डाली जाए तो राजा जनक से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु और उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा नेपाल की यात्रा और वहीं पर रुम्मिनदेही अभिलेख स्थापित करना भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों का पुख्ता प्रमाण है। मध्यकाल में मुगल शासन के अंत के दौरान राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण करवा दिया था और नेपाल को मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने लाया था। लेकिन गोरखाओं की अतिक्रमण और साम्राज्य विस्तार नीति के तहत गोरखाओं ने उत्तराखंड के अलावा सिक्किम और दार्जिलिंग पर भी एकाधिकार स्थापित कर लिया। अन्याय और अत्याचारपूर्ण गोरखा शासन से परेशान होकर गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी। परिणामतः 1814 और 16 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध हो गया। अंततः 1816 में संगोली संधि हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के चंपारण में स्थित है। संगोली की संधि के तहत उत्तराखंड, सिक्किम और दार्जिलिंग से गोरखा एकाधिकार समाप्त हुआ। तराई क्षेत्र से गोरखाओं ने अपना एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसके अलावा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों द्वारा भविष्य में एक गोरखा रेजिमेंट बनाने का आश्वासन दे दिया गया। अंततः महाकाली नदी को भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा मान लिया गया। तब से लेकर 1950 तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। 1950 में भारत नेपाल के मध्य एक शांति मैत्री समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने आपस में सहयोग की भावना को बनाए रखने हेतु ये आश्वासन दिया था कि तीसरी शक्ति के आक्रमण से दोनों देश एक साथ निपटेंगे। अगर नेपाल युद्ध हथियारों की खरीदारी करता है तो भारत से करेगा अथवा भारत की सहमति से करेगा, तथा भारत अपने बंदरगाहों को नेपाल के लिए खोल देगा। 1950 से 60 और 60 से 90 तक का दशक नेपाल में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दशक था, अर्थात विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से प्रभावित होकर नेपाल में लोकतांत्रिक पार्टियां अस्तित्व में आने लगी। लेकिन 1990 के बाद नेपाल में साम्यवाद का प्रसार ज़्यादा देखा गया। पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल में माओवादी शक्तियां शक्तिशाली हो गई और चीन के पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप 1990 से 2000 के मध्य लोकतंत्रात्मक शक्ति और राजतंत्र तथा माओवाद के मध्य आपस में द्वंद्व की स्थिति हो गई। लेकिन 2001-2 में राजतंत्र का अंत हो गया और संपूर्ण नेपाल माओवाद के शिकार हो गया, अर्थात संपूर्ण नेपाल में माओवादी हिंसा होने लगी। अंततः 2006 में माओवादी और 7 पार्टी अलायंस यानी एसपी के मध्य एक समझौता हुआ, जो नेपाल की 7 लोकतांत्रिक पार्टियां थी। उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में प्रचंड के साथ एक समझौता किया।
जिसमें यह कहा गया था कि नेपाल में लोकतंत्रात्मक शासन का अंत कर दिया जाएगा, माओवादी हिंसा का त्याग कर देंगे, और सबसे बड़ी बात कि नेपाल को एक संविधान दिया जाएगा जो संविधान सभा के तहत दिया जाएगा। 2008 में संविधान सभा देने की बात कही गई, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। 2013 तक किसी प्रकार की कोई संविधान और संविधान सभा की बात नहीं हो सकी। 2015 में माओवादी सत्ता में आ गई, अंततः 2015 में संविधान और संविधान सभा बन गई। लेकिन इसके बावजूद भी जब संविधान और संविधान सभा में भारतीय मधेशियों के एकाधिकारों का हनन होने लगा तो मधेशियों ने क्रांति कर दी। मधेशी चूंकि भारतीय मूल के लोग थे, इसलिए भारत ने भी मधेशियों के एकाधिकार को स्वीकार किया और आर्थिक और सामरिक संबंधों में खटास आने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी 2011 में भारत नेपाल के मध्य ऑपरेशन सूर्य किरण शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा। किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन वर्तमान में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका मुख्य कारण यह है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जब भारत ने अपना नक्शा तैयार किया तो उसमें काला पानी क्षेत्र को भारत के नक्शे में दिखाया गया है, जो कि भारत का ही हिस्सा था पहले से ही। लेकिन नेपाल ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें न केवल काला पानी क्षेत्र बल्कि लाम्पिया धुरा क्षेत्र और लिपुलेख दर्रे को भी अपने नक्शे में दिखाया है। यही विवाद का तात्कालिक कारण है। में भारत नेपाल संबंधों में विवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो ये कारण मैंने आपके सामने रखे हैं। उसमें सबसे पहले है काला पानी विवाद, यानी काला पानी नदी को लेकर या महाकाली नदी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, 370 किलोमीटर का जो काला पानी क्षेत्र है, इसमें आज की। दूसरा है कैलाश मानसरोवर लिंक रोड बनाई गई है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए यानी लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली। तीसरा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है। और चौथा नेपाल में साम्यवाद का प्रभाव किस हद तक देखा जा रहा है। ये वर्तमान में चीन के भारत की ओर प्रवेश और भारत चीन के संबंधों में जो खटास आई है उसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। और नेपाल की माओवादी सरकार या नेपाल में स्थापित ओली सरकार, जो वर्तमान में चीन का समर्थन करती है और भारत के ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध को दरकिनार करती है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये टॉपिक है काला पानी विवाद। तो सबसे पहले काला पानी यानी जो काला पानी नदी है, जो काली नदी हुआ करती थी, ये देखिए ये काली नदी है, महाकाली जिसे कहते हैं। इसके पूरब में नेपाल है और पश्चिम में भारत और उत्तर की ओर चीन। ये जो क्षेत्र आजकल सुर्खियों में है, ये है लाम्पिया धुरा और ये क्षेत्र है आपका लिपुलेख। भारत नेपाल और चीन के मध्य ये ट्राई जंक्शन का कार्य कर रहा है ये क्षेत्र, जिसे काला पानी क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार डोकलाम विवाद हुआ था भारत भूटान और चीन के मध्य और भारत के हस्तक्षेप के बाद उसे शांत किया गया, उसी प्रकार ये क्षेत्र है। जब संगोली की संधि हुई तो ये जो काली नदी है इसकी दो धाराएं हैं, ये पश्चिमी धारा और ये पूर्वी धारा। संगोली की संधि के तहत ये कहा गया था कि ये पश्चिमी धारा ही मूल धारा है, अर्थात नेपाल का क्षेत्र यहां तक विस्तृत रहेगा, कोई समस्या नहीं हुई, भारत नेपाल के संबंध चलते रहे। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब 1860 से लेकर 65 के मध्य अंग्रेजों ने इस पूर्वी काली नदी को सीमा रेखा मान लिया। क्यों? क्योंकि चीन के संबंधों के मध्य इस काला पानी क्षेत्र का सामरिक महत्व बढ़ने लगा, इसलिए अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने पूर्वी काली नदी को सीमा रेखा मान लिया। लेकिन नेपाल अपने ऐतिहासिक संबंध यानी संगोली के संबंध की दुहाई देते हुए ये कहता है कि ये क्षेत्र उसका है, लेकिन भारत कहता है कि ये क्षेत्र यहाँ तक यानी ये पूर्वी काली है, अर्थात काली नदी का उद्गम इस काला पानी क्षेत्र से होता है, इसलिए ये क्षेत्र उसका है। इसी के तहत 1962 में यहाँ पर ITBP कार्य कर रही है और तब से लेकर अब तक नेपाल ने न तो ITBP का विरोध किया न ही इस काला पानी क्षेत्र का विरोध किया। वर्तमान में विरोध का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण उत्पन्न हुआ है वो ये कि इस
लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुविधा के लिए भारत द्वारा एक लिंक रोड बनाई गई है। ये गुंजी से लेकर लिपुलेख तक की लगभग 80 किलोमीटर मोटर मार्ग बनाया गया है, जो कि कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के नाम से जाना जा रहा है। भारत चीन के मध्य जब 2015 में इसको लेकर समझौता हुआ था तो नेपाल ने इसका विरोध किया था, भारत और चीन दोनों का। तब से लेकर अब तक नेपाल इसका विरोध करता आया है कि वो ये काला पानी क्षेत्र नेपाल का मानता है, जबकि भारत इसे अपना मानता है और इसीलिए उसने इस क्षेत्र में एक लिंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो भारत नेपाल के संबंधों में है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसे कहा जा रहा है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चीन जो कि इधर की ओर है और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि आपको इस मानचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के मध्य जो ये आर्थिक गलियारा स्थापित किया जा रहा है ये लगभग 3000 किलोमीटर है। इससे चीन के कासगढ़ बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लिंक किया जा रहा है। भारत को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो रही है कि जब ये आर्थिक गलियारा भारत के पीओके से होकर गुजर रहा है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, और इसके 3000 किलोमीटर में से लगभग 650 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर का क्षेत्र इस पीओके से गुजर रहा है, जो कि भारत के विरोध का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात, इस आर्थिक गलियारे का समर्थन नेपाल कर रहा है। इसलिए भारत नेपाल का विरोध कर रहा है कि इस आर्थिक गलियारे में किसी प्रकार का कोई समर्थन चीन और पाकिस्तान को न दिया जाए, जो भारत नेपाल के संबंध में विवाद का एक और महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। और इसके अलावा जो कारण है मेरे पास वो है साम्यवादी प्रभाव। साम्यवादी यानी चीन 1990 से लेकर अब तक लगातार चीनी साम्यवादी यानी माओवाद का प्रभाव नेपाल में देखा जा रहा है। इस प्रभाव के अंतर्गत चीन ने अपनी मोतियों की माला नीति के तहत भारत के अलावा नेपाल, भूटान और पड़ोसी देश पाकिस्तान को घेरने की नीति अपनाई है। क्योंकि पाकिस्तान उसका समर्थन करता है, इसलिए उसके ग्वादर बंदरगाह के तहत उसने संपूर्ण बलूचिस्तान क्षेत्र को और भारत का पीओके क्षेत्र यानी गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में उसने ये आर्थिक गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि वो आने वाले समय में भारत को दक्षिण एशिया में नियंत्रित कर सके। दूसरा, चीन ने अपने बंदरगाहों को नेपाल के लिए खोल दिया है। तीसरा, चीनी भाषा मंदारिन का नेपाल में अत्यधिक विकास देखा जा रहा है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा और काठमांडू के मध्य एक रेलवे लिंक का विकास किया है, और इसको आगे आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन सब को लेकर भारत नेपाल के संबंध में वर्तमान में तनाव ही देखा जा रहा है। कैसे इन तनाव को दूर किया जाए? इन तनाव को दूर करने का सबसे सही उपाय यह है कि भारत और नेपाल के मध्य जो रोटी बेटी के संबंध हैं उनको और मजबूत किया जाए। भारत नेपाल के मध्य चाहे रोड, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधि में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो तत्काल पूरे किए जाएं, ताकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़ा और बेरोजगारी की मार झेल रहा हुआ नेपाल भारत से कुछ उम्मीदें रख सके। इसीलिए भारत के जयनगर और नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाला रोड और बिहार के रक्सौल और काठमांडू को जोड़ने वाला रेलवे लिंक तथा बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज के बीच जो पाइपलाइन विकसित की जा रही है उसका निर्माण कार्य तत्काल पूरा किया जाए। इसके अलावा भारत को अपने व्यापारिक बंदरगाह नेपाल के लिए खोलने होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में नेपाल को महत्व प्रदान करना होगा और अपने वार्षिक बजट में जो भारत नेपाल को सब्सिडी यानी जो सहायता प्रदान करता है उसमें और वृद्धि करनी होगी। इसके अलावा चीन को अगर नियंत्रित करना है तो अपने पड़ोसी देश नेपाल को नेपाल के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध को मजबूत करना पड़ेगा और ये सिद्ध करना होगा कि भारत और नेपाल एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यही मेरी आज की क्लास है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।